77 साल बाद एक बार फिर मंडराया दुनिया के ऊपर परमाणु हमले का खतरा। रूस की धमकी से सख्ते में अमेरिका समेत नेटो देश। रूस ने कहा देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं, हर विकल्प खुला। 21 सितंबर को पुतिन की बातों के बाद अब सर्गेई लावरोव ने यूएनजीए से इतर न्यूयॉर्क में प्रेस से बात करते हुए कहा हम अपनी अनेक्स टेरिटरीज को सुरक्षित करने में 100% कैपेबल। अगली अहम खबर देखिए, रूस की परमाणु धमकी से पश्चिमी देशों में हड़कंप। रूस की परमाणु धमकी से खास तौर से यूरोप में हड़कंप है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की रूस को चेतावनी। रूस की परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, कहा यूक्रेन ने। लेकिन यूक्रेन को यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। निश्चित रूप से कर सकता है रूस। अब उसको कही हुई बातों में खोखली धमकी दिखाई नहीं दे रही, उसको सामने प्रत्यक्ष खतरा नजर आ रहा है। और दिमित्री कुलेबा का यह स्टेटमेंट इसको बहुत क्लियर कट अंडरस्कोर करता है। अगली अहम खबर यह रही आपके सामने, परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। पुतिन की धमकी से सख्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। रूस ने परमाणु बम गिराया तो गंभीर परिणाम भुगतेगा, यह अमेरिका ने कहा। और हाल के दिनों में यह खबर भी आई अमेरिका के एक अखबार के हवाले से कि इन तमाम बातों के इतर भी जो बाइडेन ने पुतिन को एक गुप्त खत लिखा है, एक सीक्रेट लेटर लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी सूरत में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की मत सोचिएगा। तो क्या इधर पिछले करीब हफ्ते भर से और जब से अनाउंस किया गया है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा, पार्शियल मोबिलाइजेशन में रूस के घर के भीतर उसको लेकर विद्रोह दिखाई दे रहा है, क्या इन सब बातों से आखिरकार पुतिन अब न्यूक्लियर वेपन का ही रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? ये जो रेफरेंडम चल रहा है जिसमें डोनबास के इलाके के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पर रेफरेंडम के बाद यह तय किया जाएगा कि ये इलाके यूक्रेन के साथ रहेंगे या रूस के साथ, उसके बाद क्या न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ने की 100% सोच रहा है रूस? क्या यही इशारा मिलता है पुतिन की हाल में कही हुई 21 सितंबर की कही हुई बातों से? और क्या यही इशारा मिल रहा है न्यूयॉर्क में सर्गेई लावरोव के स्टेटमेंट से? अगर इन खबरों को आपको समझना है तो अब जरा इस एलैबोरेशन को इस कॉल पर देखिए। अटैक एटम, क्या ये पुतिन का आखिरी वेपन है? और क्या 77 साल बाद वही डूम्सडे क्लाउड एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं? कह रहे हैं लोग कि वजहें हैं और वजहें इतनी सारी हैं। जरा देखिए वजह नंबर 1 क्या है? लंबा खिंचता युद्ध। अब तो 7 महीने से भी ऊपर का वक्त हो गया। किसी ने सोचा था 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, 14 दिन, 15 दिन, एक पखवाड़े से 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा। यहां देखिए 7 महीने तक खिंच गया युद्ध। वजह नंबर 2 यह है कि 54,810 सैनिक मारे गए। लेकिन क्या यह आंकड़ा भी रिलायबल है? कहा जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा सैनिक, करीब 80,000 मारे गए। और वजह नंबर 3 पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान और उसके बाद घर में ही विद्रोह। लोग इस बारे में कन्विंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर का कहना यह है कि हम पुतिन के एम्बिशन के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। और उसके बाद यह लग रहा है कि क्या यह बाजी उल्टी पड़ जाएगी। वजह नंबर 4 हथियारों की कमी। हथियार इतने कम हो रहे हैं कि अब प्योंगयांग की तरफ, नॉर्थ कोरिया तरफ देखना पड़ रहा है पुतिन को इन हथियारों के लिए। वजह नंबर 5 कई इलाके यूक्रेन ने वापस छुड़ा लिए और यह दिखाता है कि क्या माइटी रशिया भी यूक्रेन के सामने और यूक्रेन को मिलती पश्चिमी मदद के सामने अब कहीं पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया है। वजह नंबर 6 क्या है? यूक्रेन को मिले घातक हथियार। वो घातक हथियार जो ये साबित कर रहे हैं कि बहुत जल्द ट्रेन किया जा रहा है यूक्रेन के सैनिकों को, बहुत जल्द उसको ऑपरेट कर ले रहे हैं, मेंटेन कर ले रहे हैं और रूस पर भारी पड़ रहे हैं। वजह नंबर 7 यह है कि नेटो का दबदबा क्या बढ़ता चला जाएगा। जिस एक ऑब्जेक्टिविटी को लेकर रूस ने युद्ध शुरू किया था कि नेटो कभी भी रूस पर भारी नहीं पड़ेगा और उसका विस्तार नहीं होने पाएगा, क्या उसका दबदबा भी बढ़ रहा है? और आने वाले दिनों में जैसा हमने देखा कि फिनलैंड उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा हमने देखा यूक्रेन आने वाले दिनों में, यहीं से बात शुरू हुई थी। तो क्या नेटो का दबदबा बढ़ता जा रहा है और रशियन ऑब्जेक्टिविटी क्या डिफीट हो रही है? वजह नंबर 8 पुतिन का देश में ही विरोध, जबरदस्त विरोध। पहले इस बात को लेकर विरोध हो रहा था कि आपने जो ये युद्ध शुरू किया है, ये क्यों शुरू किया है?
लेकिन फिर भी लोग उतने मुखर होकर सामने नहीं आ रहे थे। कहा जा रहा था कि इक्का दुक्का जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जब से पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया है, ये विरोध बहुत खुलकर, बहुत सतह पर सामने आ रहा है। और क्या ये तमाम वजहें ये कह रही हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रूस कर सकता है? और क्या इसीलिए ये चिंताएं दिखाई दे रही हैं कि यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि ये ब्लफिंग नहीं है, जरा देखिए लंबा खिंचता युद्ध, एक बार जल्दी से समरी देखिए, 213 दिन से ज्यादा हो गए, सैनिकों में घबराहट, मोर्चा छोड़ रहे सैनिक, 54,810 सैनिकों के मारे जाने के बारे में तो ऑन रिकॉर्ड अभी रूस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमको इसमें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पार्शियल मोबिलाइजेशन में सैनिकों की कमी, बगैर ट्रेनिंग के भर्ती अगर उनकी हो भी जाएगी तो क्या पर्पस सर्व करेगी, और अगर ट्रेनिंग करके इनको मैदान में उतारा जाएगा तो उसमें कितना वक्त लगेगा, उतना वक्त अफोर्ड कर सकता है क्या रूस? हथियारों की कमी, अधिकतर घातक हथियार झोंक दिए गए हैं, लेकिन ये दुनिया के सामने अब एक्सेप्ट करना भी जाहिर है रूस को और ज्यादा कमजोर बना देगा। कहा जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया जैसे अपने साथियों को यह कहा जा रहा है कि हमको कम से कम एमुनिशन प्रोवाइड कराए जाएं। कई इलाके यूक्रेन ने छुड़ाए, कमजोर पड़ने लगा रूस, यूक्रेन डोनबास की तरफ बढ़ गया। यूक्रेन का न सिर्फ खार्कीव को आजाद करा लेना, बल्कि यह कहना कि हम डोनेट्स्क में भी आगे बढ़ गए हैं और डोनेट्स्क नदी जो है उसके आसपास खासी लड़ाई चल रही है और हम लिसिचांस्क तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ये जो उनके आला हौसले हैं, क्या इससे रूस अब ये सोचने लगा होगा कि हमको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही निकालना पड़ेगा क्या? यूक्रेन को मिले घातक हथियार, अमेरिका और नेटो से लगातार मिल रहे ये वेपन यूक्रेन को एक नई ऊर्जा, नई ताकत और नई शक्ति देते जा रहे हैं। और रूस इसके सामने ये सोच रहा है कि हम कब तक अपने सैनिकों को और अपने आर्म्स और एमिनिशंस को यूं ही झोंकते चले जाएंगे। बूचा नरसंहार से इंटरनेशनल बदनामी हुई और बूचा के बाद तो आप जानते हैं खार्कीव में भी इसी तरीके के आरोप लगे, केजीएम में भी लोगों को मारकर दफन किया गया है। दुनिया के ज्यादातर देश पुतिन के विरोध में है और कहा जाता है कि एक बार जब आप इतने बदनाम हो जाएं पूरी दुनिया में कि फिर उससे कहीं अपनी छवि के रिवाइवल का आप कोई चांस नहीं देखें, तो फिर आप वो अस्त्र भी इस्तेमाल कर देते हैं जो शायद आप वैसे नहीं करते अपनी छवि की चिंता में। नेटो का बढ़ता दबदबा, फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल। क्या नेटो विस्तार ना पाए? 1991 में यूएसएसआर के विघटन के समय जो बात कही गई थी, वार्सा पैक्ट का हवाला देते हुए जो बात कही जाती है रूस की तरफ से, नेटो का विस्तार नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या इस बात से बौखलाए पुतिन आखिरकार कि अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है और हमारे ट्रेडिशनल और जो हमारा परंपरागत युद्ध का तरीका है वो भी आपको नहीं समझा पा रहा है, तो अब वो अस्त्र निकालेंगे जिससे आप समझेंगे क्या ये अख्तियार कर सकते हैं? तुर्की ने साथ छोड़ दिया, वो जो अभी तक दोस्त दिखाई दे रहा था। तुर्की का खुला ऐलान, यूक्रेन को देते रहेंगे हथियार, और पुतिन का जबरदस्त विरोध मोबिलाइजेशन को लेकर रूस में विरोध प्रदर्शन। क्या ये तमाम बातें इस तरफ इंगित कर रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा सकता है युद्ध, और अब बहुत जल्दी ये सब देखने को मिल सकता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।